नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 22 जिलों में 70 सीटों पर मतदान हुआ। दूसरे चरण में 1,63,14,479 मतदाताओं ने वोट डाले और 958 प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। छत्तीसगढ़ में करीब 78.15% मतदान के आंकड़े अब तक सामने आए हैं। हालांकि ये आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं, जबकि सबसे ज्यादा धमतरी में 65.32% मतदान हुआ। उधर रायपुर जिले में प्रदेश की सबसे कम वोटिंग हुई। रायपुर की सभी 7 सीटों पर 58.83% वोटिंग हुई। छत्तीसगढ़ में 2018 में 76.35% मतदान हुआ था। प्रदेश के तमाम दिग्गज जनप्रतिनिधियों ने भी अपने अपने क्षेत्र में मतदान किया। उधर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बड़ी वारदात हुई है। नक्सलियों ने जिले में आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें आईटीबीपी के एक जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी लगातार हिंसा पर उतारू है। यह संकेत है कि बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। जबकि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस चुनाव को बदलाव का चुनाव कहा है। तो 67.34% वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है। अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, अब 3 दिसंबर का इंतजार है। 70 सीटों पर यह वोटिंग हुई है। 20 सीटों पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं और 70 सीटों के लिए आज वोट डाले गए हैं। अब छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों का आना बाकी है, जिसके लिए अभी 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले वोटिंग के समय, जिस दिन वोट डाले जा रहे, जिस दिन लोग अपने अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे, उस दिन नक्सली अटैक भी हुआ है, जिसमें एक जवान की शहादत हुई है। तो 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई है। ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें दूसरे चरण की आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी ये ताजा अपडेट ग्राफिक्स। दूसरे चरण की बड़ी बातें। कुल 5 बजे तक 67% से ज्यादा वोट डाले गए। सबसे ज्यादा मतदान कुरूद विधानसभा में हुआ। कुरूद विधानसभा में 82.60% वोटिंग हुई है और सबसे कम मतदान रायपुर दक्षिण विधानसभा में हुआ है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 52.11% मतदान हुआ है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। 20 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा बस्तर में 84.65% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोट प्रतिशत बीजापुर में दर्ज किया गया है। पहले चरण की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। ये सबसे कम वोटिंग प्रतिशत बीजापुर में हुआ। 46% लोगों ने ही बीजापुर में मतदान किया था पहले चरण में जब वोटिंग हुई थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 126 नए मतदान केंद्र बनाए गए। 68,441 मतदाताओं ने वोटिंग की। तो ये पहले और दूसरे चरण की बड़ी बड़ी बातें आपको हमने बताई ग्राफिक्स के जरिए। पहले जो 20 सीटें थी उन पर वोटिंग हुई थी। अब पाटन विधानसभा देखिए बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल खुद मैदान में और उनके भतीजे उनके सामने हैं, बीजेपी से विजय बघेल। और कुरूद में देखिए जहां पर वोटिंग खूब अच्छी खासी हुई है। अजय चंद्राकर, तारिणी चंद्राकर आमने सामने, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। यहाँ पर एक और सीट समझिए, रायपुर दक्षिण विधानसभा। यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल है, हॉट सीट है। महंत राम सुंदर दास यहाँ पर कांग्रेस के टिकट पर। बीजेपी कांग्रेस के बीच में टक्कर। अब रायपुर पश्चिम विधानसभा में राजेश मूणत के सामने विकास उपाध्याय, इन दोनों के बीच में आज चुनावी जंग हुई है। इसके साथ ही सक्ती विधानसभा में देखिए खिलावन साहू बीजेपी के टिकट पर, चरणदास महंत बड़ा नाम बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जांजगीर चांपा विधानसभा की बात करें तो नारायण चंदेल, व्यास कश्यप कांग्रेस से, ये दिग्गज नेता जो एक दूसरे के सामने। मस्तूरी विधानसभा में कृष्णमूर्ति बांधी तो दिलीप लहरिया कांग्रेस पार्टी से। ये बीजेपी कांग्रेस के बीच में यहां टक्कर मुकाबला।
इसके साथ ही बिलासपुर विधानसभा की बात करें तो यहां पर बीजेपी से अमर अग्रवाल तो शैलेश पांडे कांग्रेस पार्टी से, इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ है। किसने किसको जनता ने वोट किया, अभी रिजल्ट आना बाकी है। बिल्हा विधानसभा से धर्मलाल कौशिक तो सियाराम कौशिक कांग्रेस पार्टी से, ये बीजेपी से प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदरानी साहब, बहुत स्वागत करता हूं सर इंडिया न्यूज पर आपका। जी नमस्कार सर, पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा मैं आज के वोटिंग और परसेंटेज को लेकर। देखिए, निश्चित रूप से पोलिंग अच्छा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। रायपुर की चारों सीटें हम जीतने की स्थिति में हैं। जी, रायपुर में वोटिंग कम हुई है सर? हाँ, वोटिंग रायपुर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन रायपुर शहर का ट्रेंड यही रहता है हर बार। जी, चलिए हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सुरेंद्र शर्मा जी, पहला रिएक्शन सर आज की वोटिंग और परसेंटेज पर। बिल्कुल, हमारी सरकार से बढ़ने जा रही है। अब की बार 75 पार का नारा पूरा होने जा रहा है जी। जिस उत्साह के साथ लोगों ने मतदान किया है, जिस तरह से लहर बनी है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषित घोषणाओं पर, जिस तरह से लोगों ने विश्वास किया है, इससे हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि पिछले कीर्तिमान को भी ध्वस्त करते हुए हम आगे बढ़ करके सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। आगे बढ़ूं सर, उससे पहले रायपुर को लेकर भी एक रिएक्शन सुरेंद्र जी आपसे चाहूंगा। वोटिंग परसेंटेज यहां पर कम रहा है। हाँ, निश्चित रूप से ये निराशाजनक है। दरअसल में जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, शिक्षित वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो थोड़ी सी राजनीति में भी रुचि कम ले रहे हैं और मतदान में भी रुचि कम ले रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, बल्कि उनको आगे बढ़ करके अपने मतों का मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और रायपुर में जो मतदान प्रतिशत घटा है, उसमें बात दरअसल ये है कि जो शिक्षित वर्ग की जो राजनीति के प्रति थोड़ी अरुचि है, वो एक कारण हो सकता है। मगर उससे हमारे परिणाम को अंतर नहीं पड़ने वाला। परिणाम हमारे पक्ष में आएगा और हम रायपुर की चारों सीट जीतने की स्थिति में हैं। जी, सुनानी साहब, अभी मध्य प्रदेश को लेकर भी मैं चर्चा कर रहा था मेहमानों के साथ, तब भी हम ये देख रहे थे कि उधर भी राजधानी भोपाल में वोटिंग कम हुई, इधर भी राजधानी रायपुर में वोटिंग कम हुई है। तो इतना वोटिंग परसेंटेज राजधानी में अगर कम रहेगा, शहरी वोटर कम निकलेगा, तो इसका संकेत क्या हम माने? और दूसरा ये, इसमें एड ऑन कर रहा हूँ सर, मैं आप ही से जवाब चाहूंगा, क्या वोटिंग परसेंटेज का कम होने का मतलब ये समझा जाए कि नेताओं के जो वादे हैं उन पर जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, क्योंकि पहले वादे जो किए वो पूरे नहीं किए, इस तरह का आरोप लगता रहता है नेताओं के ऊपर? या फिर इसमें कोई प्रशासन का आपको फेलियर नजर आता है कि लोगों को जागरूक करने में, जो शहरी वोटर हैं उनको जागरूक करने में प्रशासन कहीं ना कहीं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से मतदाता तो जागरूक है। कहीं न कहीं कांग्रेस के जो मतदाता था वो निकला नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पिछले साल भर से बूथों पे सक्रिय रहे हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पक्ष की वोटिंग कराने में सफलता पाई है। कांग्रेस का कार्यकर्ता निराश था। 5 साल की सरकार और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार पे लगे, कहीं न कहीं निराशा का भाव। लेकिन सुरेंद्र शर्मा जी तो कह रहे हैं कि 75 पार का नारा साकार हो जाएगा इस बार। देखिए, ये कल्पनाओं में जी रहे हैं। इनकी जमीन खिसक चुकी है। इनकी सरकार का विश्वास जनता का खो दिया है। इनके वादों पे किसी ने भरोसा नहीं किया। पिछले 36 वादों में 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, तो क्यों दे इनको वोट जनता? लेकिन ये आधार सर कोई तो होगा इस बात का, जो आप कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को नकार कर बीजेपी को जनता वोट करे? वोट तो कर चुकी है, लेकिन आपका आधार क्या है जो आप एनालिसिस कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने माताहारी योजना को जो लाने की कोशिश की है, उसका बढ़ चढ़कर बहनों ने, माताओं ने समर्थन किया है। वहीं हम देखें कि किसानों के मामले में भी हमने 3100 रुपए और 21 क्विंटल की बात की।
हमने 1.5 लाख रुपए पहली प्रथम बच्ची पैदा होने पर हम देंगे, हमारी सरकार वो तो देगी। सर कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, कांग्रेस नहीं कर रही है। इन्होंने जरूर 15,000 की घोषणा महिलाओं के लिए की, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी, वो जनता तक पहुंचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता महिलाओं तक पहुंचाने में कामयाब। और दूसरा, 5 साल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला था छत्तीसगढ़ में, शराब घोटाला और चावल घोटाला, ऐसे कई सारे घोटाले, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, लगातार ईडी के घेरे में रही कांग्रेस की सरकार। भूपेश बघेल के खिलाफ महादेव सट्टा एक्ट तक का भी आरोप लगा। अगर हम इन सारे आरोपों की बात करें तो निश्चित रूप से लगता है कि कांग्रेस की छवि यहाँ पे खराब हो चुकी है। जनता का विश्वास इस सरकार पे नहीं रहा। सुरेश शर्मा जी, ये घोटाले वाली बात लगातार बीजेपी कहते हुए आप लोगों को घेरती रही, और इसके बाद अभी रिसेंटली सट्टा ऐप मामले पर जो पॉलिटिक्स हुई वो भी हम सब ने देखी। ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन जनता ये चाहती है कि कम से कम उनके विकास की बात हो। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर सिमिलर है, तो जनता फिर किस तरफ रुख करे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार का जो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने भी लगभग वही वादे किए जो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारे घोषणा पत्र का नकल भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोगों ने किस्तों में जगह जगह हमारे नेता आते गए, अलग अलग घोषणाएं करते चले गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी नकल की है। बात दरअसल ये है कि ये जो पूरा चुनाव है छत्तीसगढ़ का, ये 2 मुद्दों पर टिका हुआ है। एक मुद्दा है मोदी जी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जी की गारंटी है, हमारी तो कोई गारंटी है नहीं। हमारा कहना है कांग्रेस पार्टी का भरोसा है। तो दरअसल में आप देखिए कि मोदी जी ने जो वादे किए थे, मोदी जी की गारंटी को कैसे माने। उन्होंने कहा था विदेश से काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपया लोगों के खाते में पहुंचने के लायक काला धन आ जाएगा, वो आया नहीं। आज ये बताने को भी तैयार नहीं कितना काला धन था। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात किए थे, अभी 2 लाख लोगों को देने की बात कर रहे हैं। उसकी गारंटी को कौन मानेगा। किसानों की आमदनी दुगुनी करने की बात करते थे, इधर बोनस को में रोक लगाने की बात करते हैं। इनकी बात की यकीन कौन करेगा। तो दरअसल में क्या है, मोदी जी की गारंटी का एक विषय जो है उसको भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है, उससे लोग ऑलरेडी पहले से धोखा खाए हुए हैं। कांग्रेस का भरोसा जहां तक सवाल है, कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, तो कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने कहा था 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, 2500 रुपये में धान खरीदी किया। मजदूरों को नहीं कहा था, मगर उसको 7,000 रुपये सालाना देने का काम किया। गौठान बनाए, राम वनगमन पथ बनाया, रामायण प्रतियोगिता कराई, आदिवासी नृत्य कराया, और छत्तीसगढ़ के तमाम जो सांस्कृतिक और भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, यहाँ की जो परंपराएं हैं, इन सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस जिन से गई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के वादों पर भरोसा करती है, मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करती। सुंदरानी साहब, पाटन का एक अपडेट अभी मेरे पास आया शाम 6 बजे तक का, 78.35% यहाँ पर वोटिंग हुई है। पाटन पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं इस बार। पाटन में भूपेश बघेल चुनाव हारने जा रहे हैं। रविंद्र चौबे साझा से चुनाव सुरेंद्र शर्मा जी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री है मौजूदा, आप उनको हराने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप परिणाम आने दीजिए। 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा जी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां जो मुख्यमंत्री है मौजूदा भूपेश बघेल, वो हार जाएंगे? आपने जी सारा भूपेश बघेल के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसको पाटन की जनता ने स्वीकार नहीं किया, और पाटन की जनता ये मानती है कि उनके प्रतिनिधि ने पूरे देश में पाटन का नाम खराब किया। लेकिन आपने उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर उनके भतीजे को उतारा है। अब कोई अलग रणनीति आप लोगों ने अपनाने की कोशिश की थी क्या, और उसमें कामयाबी आपको मिल गई है जो इतना आश्वस्त आप हो रहे हैं भूपेश बघेल की हार को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से हाँ, हम लोगों ने बहुत बड़ी तैयारी की थी, और जनता के बीच में विश्वास कायम करने के लिए हमने सारे प्रयास किया। हम उसका प्रयासों में सफल रहे। चलिए, मैं सुरेंद्र शर्मा जी, पाटन को लेकर आपका एनालिसिस कांग्रेस पार्टी का क्या कहता है? वहां मुकाबला सिर्फ आपका कांग्रेस माफी बीजेपी के साथ है, या त्रिकोणीय भी आप देख रहे हैं? नहीं, वहां सिर्फ मुकाबला पिछले चुनाव से है। पिछले चुनाव में जितने वोटों से जीते थे उससे अधिक से जीतेंगे या उतने से जीतेंगे, इस बात का है।
हाँ। हकीकत तो ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले चुनाव में इनके कुछ नेता बच गए थे ना, वो सब इस बार निपटने की तैयारी में। और वोटिंग भी ठीक ठाक हुई है सर पाटन में, 78% से ऊपर गया है आंकड़ा। हाँ, तो सुरेंद्र शर्मा ये जी। तो अच्छी बात है ना। भूपेश जी के प्रति जो भरोसा है, जो उत्साह है, उसकी खुशी में लोगों ने वोट डाला है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पिछले दफा से ज्यादा वोट से जीत सकते हैं वो। लेकिन और बीजेपी की बल्कि ये जो बीजेपी के कैंडिडेट वाली रणनीति आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्या आपने बीजेपी ने कुछ और सोचकर उतारा विजय बघेल जी को? नहीं, वो सोच रहे थे कि विजय बघेल जी को उतार देने से भूपेश बघेल जी एक विधानसभा में फंस जाएंगे। मगर आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल जी अपने विधानसभा क्षेत्र में एक आध दिन गए होंगे, बाकी पूरे समय पूरे छत्तीसगढ़ का दौरा करते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में सभा लेते रहे। क्योंकि वहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, इस क्षेत्र को हम संभाल लेंगे, हम आपको जिता के देंगे। और जिस तरह से पिछले 5 सालों में माननीय भूपेश बघेल जी ने काम किया है, पाटन की जनता उनको परिवार का मुखिया मानती है। वहां दरअसल में कांग्रेस भाजपा का प्रश्न नहीं है, भूपेश बघेल उनके लिए उनका बेटा है, उनका अपना अजीज है। इसलिए वहां चुनाव को राजनीतिक दृष्टि से देखने के बजाय मैं तो ये कह सकता हूँ भूपेश बघेल से प्यार करते हैं पाटन के लोग, और वो सुनाई साहब आ रहा हूं। पिछले साल से भी अधिक वोटों जीतेंगे। सुनरानी साहब कुछ बात रखना चाह रहे हैं अपनी, बोलिए सर। देखिए, इसी पाटन विधानसभा क्षेत्र में 2008 में भूपेश बघेल जी से विजय बघेल जीते थे चुनाव। तो इस बार क्यों नहीं जीत सकते? और निश्चित उसका कारण ये है, जी जी सुरेंद्र जी। उसका कारण ये है कि पहले भूपेश बघेल जी विधायक थे और एक बराबरी का मुकाबला था। आज की तारीख में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के जन नेता है जी। बड़े नेता हैं। पाटन का गौरव बढ़ा है, वो मुख्यमंत्री हैं। पूरे हिंदुस्तान में उनकी उनकी राजनीति की, उनके व्यक्तित्व की, उनके निर्णय की चर्चा होती है। जी। तो वो आज की तारीख में विजय बघेल उनके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते। लेकिन सुंदरानी साहब, ये अभी देखिए सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि आप लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा कर रही है जनता। ये वर्सेस मोदी गारंटी प्लस कांग्रेस का भरोसा, ये एक बड़ा फैक्टर क्या है चुनाव में, आप मान रहे होगा? देखिए, 3 तारीख तक इनको सब चीज कहने का अधिकार है क्योंकि सत्ता में है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि इनका जमीन खिसक चुका है। इनका जो आधार है वो अब नहीं रहा जनता के बीच में। जनता इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुकी है। लेकिन सुंदरानी साहब, आपने ऐसा लगता है कि थोड़ा सा क्या देर कर दी छत्तीसगढ़ में कुछ रणनीति को बनाने में, या फिर नेतृत्व को लेकर, नेताओं को लेकर, रणनीति को लेकर, कैंपेनिंग को लेकर, इन सब चीजों को लेकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं देरी हुई? नहीं, कोई देरी नहीं हुई। हम पूरे समय में काम शुरू किए। लगातार हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे 5 साल से सक्रिय रहे। जी। तो कितना अनुमान लगाया, कुछ एनालिसिस तो किया होगा सर सीटों का? सुरेंद्र शर्मा जी तो 75 पार की बात कर रहे हैं। हम 55 से 60 की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं करते। हम धरातल पे रहते हैं। 55 से 60 सीटों के बीच भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सुरेंद्र शर्मा जी, आपका जो 75 वाला आंकड़ा है उसको डिनाई कर रहे हैं पूरी तरह से, और वो कह रहे हैं कि हम बड़ी बातें तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन 55-60 सीटों का एक आकलन है जो बीजेपी करके बैठी हुई है। नहीं तो ठीक है ना भाई, अब ऐसा है कि वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और उनको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जी। तो मैं ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, जो कर सकते थे उन्होंने किया है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके प्रयासों को स्वीकार नहीं किया है, उनके प्रयत्नों को स्वीकार नहीं किया है, उनकी नीतियों को स्वीकार नहीं किया है, उनके निर्णयों को अस्वीकार किया है। और ये बात भी मैं भी कह रहा हूँ कि भाई 3 तारीख तक ही क्यों, लोकतंत्र में सबको हमेशा बोलने का अधिकार है और हमेशा आज बोल रहे हैं कल भी बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर 3 तारीख के परिणाम के बाद भी मैं इसी बात को बोलूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, प्रचंड बहुमत से बन रही है, और मेरा अनुमान ये है कि हम 75 पार तक का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। यानी रिपीट के मूड में इस बार आप लोग हैं? जी जी बिल्कुल। सुंदरानी साहब, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा। चर्चाएं लगातार पूरे दिन हमने वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी की हैं, और जो रिएक्शंस आए नेताओं को उसको लेकर भी कही।
आज नक्सली एक हमला भी हुआ है, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी का कहीं न कहीं नक्सलियों के प्रति लचीला रुख रहा है, नरम रुख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हमने पहले ही संकल्प दिया था कि 2022 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से 2018 में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन इस बार हमारी सरकार बनी कि हम नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, धान की तरह बड़ा मुद्दा नक्सलवाद भी रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आज जो हुआ उसमें एक जवान की शहादत भी हुई है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, और इस मुद्दे को आप लोगों ने जिस तरह से पूरे 5 साल इस पर काम किया, कितनी सफलता आपको मिल पाई? 5 साल के बाद अब आप कैसे इस जो नक्सलवाद है इसको देख रहे हैं? 5 साल पहले कहाँ था और 5 साल के बाद अब कहाँ पर है? देखिए, जो जवान की शहादत हुई दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनकी शहादत को सलाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मगर मैं भारतीय जनता पार्टी जिनके कार्यकाल में झीरम जैसा कांड हुआ, वो नक्सलवाद के संबंध में अगर हमको स्मरण दिलाते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात है। दरअसल में पिछले 5 सालों में नक्सलवाद पे काफी हद तक लगाम लगाने में हमारी सफलता मिली है। गाहे बगाहे कुछ घटनाएं हो जाती है, नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इस बात को स्वीकार करने में मुझको आपत्ति नहीं है। मगर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पहले के मुकाबले आदिवासियों की हत्या भी कम हुई है, जवानों की हत्या भी कम हुई है, नक्सलियों की हत्या अधिक हुई है, नक्सली अधिक तादाद में पकड़े गए हैं, अधिक तादाद में आत्मसमर्पण किए हैं। जिन जिन इलाकों में नक्सली प्रभाव है वहां पर स्कूल खुले हैं, वहां पर उद्योग खुले हैं, वहां गौठान खुले हैं, वहां पर लोगों की आवाजाही बढ़ी है, वहां पर सड़कों का निर्माण हुआ है, लोगों में विश्वास कायम हुआ है, सुरक्षा के प्रति, विकास के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, और पूरा बस्तर जो है आज पूरी छत्तीसगढ़ के साथ कदम ताल कर रहा है। तो निश्चित रूप से काफी हद तक नक्सलवाद पे लगाम लगाने में छत्तीसगढ़ की सरकार को सफलता मिली है। चलिए सर, अब उम्मीद करेंगे 3 तारीख को जो वादे आप लोगों की तरफ से किए गए उन पर जनता ने कितना भरोसा किया, किस पार्टी पर, किस प्रत्याशी पर, या फिर किन चुनावी वादों से जनता प्रभावित हुई है, ये सब कैद हो चुका है। सिर्फ इसका फैसला आना 3 दिसंबर को बाकी है। इंतजार 3 दिसंबर का रहेगा। आप दोनों को शुभकामना हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े। सुरेंद्र शर्मा जी आपका, श्रीचंद सुंदरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इस खास चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।